हाँ, तो हमने जो है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ तक कर लिया था हमने। गॉसेस लॉ नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक हमने कर लिया था, विद्युत फ्लक्स तक हमने किया था। लेक्चर नंबर 4 के स्टार्टिंग में हमने एक सोल्ड एग्जांपल लिया था, एक एग्जांपल हम ले रहे थे जिसमें कि जो है पूरा वो कंप्लीट नहीं आ पाया था, तो उसको मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ वापस, उसको जो है मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, उसी एग्जांपल को वापस ले रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि मेरे पास दो बिंदु आवेश हैं, 2 पॉइंट चार्जेज हैं और L डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। इनके जस्ट मिड पॉइंट पर जो है कोई Q चार्ज रखा हुआ है और ये इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है ये। आप इसको जो है माध्यावस्था से कुछ अल्प विस्थापन देते हैं इन आवेशों को जोड़ने वाली लाइन का निर्देश। तो आपको ये बताना है इसमें कि जो इस कैपिटल Q की जो गति होगी वो सरल आवर्त गति होगी, उसका मोशन SHM होगा, साथ में हमें उसका आवर्तकाल भी निकालना है, ये हमें करना है इस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ, तो ये इक्विलिब्रियम में है, ये चार्ज साम्यावस्था में है, इस पर नेट फोर्स 0 के बराबर होगा इस पर्टिकुलर स्टेट पर। मान लीजिए आप इसको थोड़ा सा x विस्थापित करते हैं, सपोज कीजिए मैंने जो है इस तरफ आपने x विस्थापित कर दिया, ये चार्ज जो है वो आपके यहाँ आ गया, x विस्थापन दे दिया आपने इसको, ठीक है। तो इस अवस्था में इस पर चार्ज पर हम फोर्स निकालें, इस पर बल निकालें, तो वो बल देखते हैं। देखिए ये आधा पार्ट है, ये L/2 होगा आपके पास और ये भी L/2, मतलब ये जो है इस चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो आपके L/2 माइनस एक्स और उस चार्ज के कारण इस पर जो होगी L/2 प्लस एक्स। तो नेट चार्ज, नेट फोर्स ऑन Q पर कुल बल अगर हम देखें तो ये मान लीजिए ये चार्ज आपके पास A है और ये चार्ज B है, तो इस पर इसके कारण जो बल लगेगा Fb प्रतिकर्षण का आएगा और उसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो आपके पास Fa, वो भी प्रतिकर्षण होगा क्योंकि समान आवेश है, समान चिन्ह के आवेश है, तो इनमें आपस में प्रतिकर्षण रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम फोर्स निकालते हैं, तो नेट फोर्स जो रहेगा वो Fa और Fb का वेक्टर सम आएगा। Fa हम निकालें तो A के कारण बल, तो A की इससे दूरी होगी L/2 प्लस एक्स के बराबर, मतलब यहाँ पर जो फोर्स रहेगा KQQ L/2 प्लस एक्स के बराबर, ठीक है। इसी तरह से Fb वो होगा KQQ अपॉन L/2 प्लस एक्स के बराबर, ये फोर्स आपके रहेगा, ठीक है। चूंकि ये इनकी ये अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो इनका जो परिणामी आएगा वो आपके इन दोनों का बीज हम अंतर लेंगे, जस्ट बड़े में से छोटा घटाएंगे और यहाँ पर हम देखते हैं, अच्छा B पर जो है L/2 माइनस एक्स, तो बड़ा यहाँ पर है हमारे पास Fb बड़ा होगा Fa से, तो कुल परिणामी बल जो रहेगा Fq पर वो आएगा आपके पास Fb माइनस Fa के बराबर, और ये वैल्यूज मैं यहाँ रखता हूँ, ये स्क्वायर भी है यहाँ पर, तो ये वैल्यूज अगर यहाँ रखा जाए तो कैपिटल Q कॉमन ले 1/L/2 प्लस L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/L/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। SHM यहाँ पर हम जो है LCM लेते हैं, तो LCM अगर मैं लेता हूँ इस टर्म का तो वो बनेगा हमारे पास L²/4 माइनस x² का होल स्क्वायर, ये हमारे पास जो इसका LCM, ठीक है। इधर आएगा L/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करें तो कैपिटल Q
एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स माइनस इसका एल स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस एल एक्स, ये होगा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स ये गया, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हुई। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो एफ क्यू वो आएगा के कैपिटल क्यू क्यू 2lx अपॉन एल स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा यहाँ पर हमने लिया था कि l बाई एल जो है इज वेरी वेरी ग्रेट, एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स। एक्स जो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, अल्प विस्थापन दिया है, तो इस स्मॉल एल की तुलना में जो है ये आपके काफ़ी छोटा होगा एक्स। तो यहाँ पे मैं स्मॉल एल की जगह यहाँ मैंने सब जगह कैपिटल एल ले लिए, तो कैपिटल एल मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस। तो कैपिटल एल हो गया, यहाँ पर सब जगह कैपिटल एल ही आएगा। एल इज़ वेरी वेरी लार्जर देन एक्स, एल काफ़ी बड़ा है। तो इसको सोल्व करते हैं, एफ क्यू इक्वल टू के क्यू क्यू 2lx, यहाँ पर जो है एल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये करते हैं तो एल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर मतलब ये आएगा आपके पास 16, एल स्क्वायर का होल स्क्वायर का ये L4। इसको सोल्व किया जाए तो 32 के कैपिटल क्यू क्यू इंटू एक्स अपॉन एल क्यूब ये आता है। क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो एफ बी बड़ा है एफ ए से, तो नेट फोर्स जो आएगा वो आपके पास इस तरफ आ रहा है, इस पर नेट फोर्स। और हम जानते हैं कि जो सरल आवर्त गति होती है उसमें यदि किसी भी आवर्ती गति में यदि कुल बल जो है सदैव साम्यावस्था की तरफ हो, ठीक है, साम्यावस्था की तरफ अगर कुल बल आ रहा है और जो है वो समानुपाती है, वो प्रोपोर्शनल है एक्स के, मतलब माध्य अवस्था से विस्थापन के, तब आपकी गति जो है वो सरल आवर्त गति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये वाली सारी जो टर्म होगी वो कांस्टेंट है, मतलब एफ क्यू जो है वो समानुपाती आएगा एक्स के, और ये माध्य स्थिति की तरफ भी है। तो यहाँ से हम देखें तो एफ क्यू कांस्टेंट टर्म को हम जो है कांस्टेंट हटा सकते हैं, तो प्रोपोर्शनल टू एक्स, और माध्य स्थिति की तरफ भी आपके पास है, मीन पोजीशन की तरफ है। तो ये जो गति होगी ये आपके पास एसएचएम को प्रूव करती है। ठीक है, इसका आप टाइम पीरियड निकालने के लिए, इसका आवर्तकाल निकालने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो नेट फोर्स होता है हमारे पास सरल आवर्त गति में वो होता है m इंटू ए, और मीन पोजीशन से माध्य अवस्था से x विस्थापन पर जो बल लगेगा वो होगा आपके पास m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर। ठीक है, ये कंपेयर हम करें तो यहाँ पर नेट फोर्स जो भी है हमारे पास 32 के क्यू क्यू अपॉन एल का क्यूब इंटू एक्स इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, x से ये x कैंसिल हुआ, ओमेगा हमारे पास आ जाता है, ओमेगा होगा 32 के कैपिटल क्यू क्यू अपॉन एम एल क्यूब का अंडर रूट। ठीक है, और इसको जब आप 2 पाई बाई टी से तुलना करते हैं तो ये जो ओमेगा की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, या टे आवर्तकाल हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा स्किप हो गया था 4th लेक्चर के स्टार्टिंग में, तो वो आपके पास दोबारा रिपीट किया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यू था, वही टॉपिक कंटिन्यू करते हैं हम।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने किया था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है विद्युत फ्लक्स हमने किया था कि विद्युत फ्लक्स जो होता है वो आपके पास E डॉट A के तुल्य होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत सदिश और एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन के बराबर E डॉट A के बराबर होता है। ठीक है, इसमें मैंने ये भी बताया था आगे कि जो भी विद्युत फ्लक्स है, अगर पॉजिटिव फ्लक्स आता है कुल फ्लक्स, तो इसका मतलब ये है कि सतह से जो है कुल फ्लक्स निर्गत होगा। ठीक है, यदि कुल फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये है कि कुल जो फ्लक्स है वो निवेशी का मतलब ज़्यादा निवेश कर रही होंगी, बल रेखाएं ज़्यादा अंदर जा रही होंगी, कम बाहर निकल रही होंगी। निर्गत फ्लक्स का कुल निर्गत फ्लक्स का होने का मतलब यह है कि ज़्यादा मात्रा में बल रेखाएं निकलेंगी उस बंद सतह से और कम जो है प्रवेश करेंगी। ठीक है, ये हमने किया था। हमने ये भी किया था कि जब जो है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, E और A के मध्य जो कोण है थीटा इक्वल टू 0 या 180 हो, तो उस केस में जो फ्लक्स है वो आपके पास प्लस EA के बराबर या माइनस EA के बराबर होगा। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होने पर मतलब एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र सदिश जो है वो एक दूसरे के लंबवत होंगे। उस स्थिति में फ्लक्स 0 होगा। मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, बल रेखाएं जो हैं, वो सतह के समानांतर गुजरती हैं, तो उस केस में उस सतह से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरता है। मतलब फ्लक्स गुजरना सीधा से यूँ कह सकते हैं कि उस दी गई सतह से लंबवत कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, जितनी ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स का मान रहेगा उस सतह से। ठीक है, तो ये हमने अभी तक किया था। इस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे हमने। ठीक है, तो इसके बाद में हम लेते हैं गाउस का नियम। नेक्स्ट जो है विद्युत फ्लक्स से संबंधित गाउस का नियम। इंग्लिश में गॉसेज लॉ। गाउस का नियम। हाँ, तो ये विद्युत किसी बंद सतह से फ्लक्स से संबंधित था। ये नियम जो है किसी बंद सतह से विद्युत फ्लक्स से संबंधित था। इसके अनुसार ये था कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, उसमें उपस्थित कितना आवेश है उस पर निर्भर करेगा। और बंद सतह से गुजरने वाला, इस नियम के अनुसार ये होगा कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो है उसमें उपस्थित आवेश Qin बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। ठीक है, मतलब कोई भी बंद सतह ले लें, जैसे मान लीजिए मैंने ये जो है कोई बंद सतह ले ली, क्लोज्ड सरफेस ले ली। क्लोज सरफेस का मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई भी होलो स्फीयर ले लिया, या हमारे पास कोई रूम है, रूम में कोई भी चार्ज ला के रख दें तो इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी वो टोटल फ्लक्स कितना होगा वो चीज़ है। तो ये हमारे पास कोई भी मान लीजिए बंद सतह है मेरे पास इस तरह से, तो ये हमारे पास कोई भी बंद सतह है। ठीक है, बंद सतह को हम गाउसीय सतह भी कहते हैं, गॉसियन सरफेस भी कहेंगे। क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, तो इससे गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है वो आपके इसमें जो भी आवेश है उस पर डिपेंड करता है, उसके समानुपाती होता है, सीधा सा हम यूँ कहें तो। इसके अनुसार ये होगा कि जो अगर मैं स्टेटमेंट लिखूँ तो फाई इक्वल टू E डॉट DA। मान लीजिए कोई भी हम छोटा सा अगर इसमें जो है कोई क्षेत्रफल सदिश लेते हैं, कोई एरिया वेक्टर लेते हैं, इस जगह पर आपके पास जो है इसका एरिया वेक्टर DA वेक्टर है। मान लीजिए इस स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E है,
तो यहाँ इस सतह से dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स को हम ऐसे लिखेंगे E डॉट dA। कुल फ्लक्स आप निकालोगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे पूरे क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन ये है हमारे पास क्लोज सरफेस के लिए, इस तरह से हम लगाते हैं और वो डिपेंड करता है कि इसमें जो भी चार्ज है जैसे Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अगर इसके भीतर जो है मीडियम, इसके अंदर मीडियम अगर वैक्यूम है देन यहाँ पर आप एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। अगर यही कोई मीडियम होता है, जैसे यहाँ पर कोई भी मान लीजिए कोई धातु है या कोई भी मीडियम है, कोई भी माध्यम रखा हुआ है, तो उस केस में फिर आपको जो है यहाँ पर उसका विद्युतशीलता यूज़ करनी है, उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यूज़ करनी है। तो यहाँ पर फिर एप्सिलॉन आएगा उस केस में, जो भी मीडियम का है आपके वो वैल्यूज़ यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो ये गॉसेस लॉ था, मतलब किसी भी बंद सतह से जो गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो आपके पास उसमें उपस्थित आवेश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। पर इसके लिए एक कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए किसी दिए गए बिंदु पर वो टाइम के साथ में कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम के साथ में कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में आप जो है ये गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बदल सकता है, लेकिन इस समय के साथ में एक दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान नहीं बदलना चाहिए, वो हमेशा नियत रहना चाहिए। तब आप जो है ये गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ये गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट था, ठीक है। ये गॉसेस लॉ, ठीक है। अब इसमें जो है चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए मेरे पास जो है यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ Q1 रख दिया, ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का Q2, ये प्लस का Q3, माइनस का Q4, इस तरह से माइनस का Q5, ये हमारे पास चार्ज है। बाहर आपके पास जो है Q6 यहाँ कहीं रखा है प्लस का, यहाँ पर आपके पास जो है प्लस का Q7 रखा है, ऐसे कुछ चार्जेस बिखरे हुए हैं। तो उस केस में जो फ्लक्स होगा हमारे पास फाई विद्युत फ्लक्स, वो उसमें जो कुल आवेश है उस पर ही निर्भर करेगा। और कुल आवेश आप कैसे निकालेंगे, Q इन जो निकालेंगे वो इन सभी जो इसके भीतर जितने भी आवेश हैं उन सबका बीजगणितीय योग करोगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे, ठीक है। तो इनका कुल आप जो है अगर आप निकालते हैं, तो जैसे मैं इसका यहाँ Q इन निकालूँ, टोटल आप बीजगणितीय योग करेंगे तो यहाँ पे Q1 चार्ज, Q2 जो है नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन के साथ में रखेंगे, फिर Q3 पॉजिटिव में धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, फिर Q4, फिर Q5। तो ये इस तरह से जो है आप सोल्व करते हैं तो ये कुल आवेश आएगा, जो भी है ऋणात्मक भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये होगा कि फ्लक्स आपके पास ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक फ्लक्स का आना जैसा मतलब मैंने बता चुका हूँ कि वो फ्लक्स निवेशी होगा, ठीक है। टोटल जो फ्लक्स होगा वो आपके पास अंदर जा रहा होगा, निवेश कर रहा होगा, तो उस केस में जो है आपके नेगेटिव होगा। अगर यही चार्ज आपके पास टोटल पॉजिटिव आता है तो उस केस में यहाँ पर जो है ये फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। फ्लक्स पॉजिटिव होने का मतलब फ्लक्स जो है निर्गत होगा, ठीक है। टोटल जो है मतलब निर्गत होने का मतलब बल रेखाएं जो हैं ज़्यादा निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा निकल रही होंगी इस क्लोज सरफेस से, और प्रवेश कम कर रही होंगी, ठीक है। जैसा मैंने अभी बताया वैसा रहेगा इसमें। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेंगे किसी भी पॉइंट पर, चाहे आप यहाँ पर ले रहे हैं या यहाँ पर कहीं पे भी आप लेंगे इसके फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें वो सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, सभी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। और सभी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे आप वेक्टर सम करोगे, इसके कारण सबके जितने भी आवेश हैं इसके सराउंडिंग में उनके कारण जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, उन सब का सदिश योग करते हो तो कुल आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा उस प्लेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो आपके सभी चार्जेस के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसके बराबर आएगा। Q5
E6 प्लस E7। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र आता है वो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर उपस्थित आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र होगा, इसके बाहर और अंदर दोनों के कारण जितने भी चार्जेज हैं बाहर और अंदर, उसके कारण टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप यहाँ पर काम में लेंगे। तो ये आपके पास जो है ये गॉसेस लॉ होता है, ठीक है। ये गॉसेस लॉ तभी लगाया जाता है जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी टाइम पर, किसी दिए गए बिंदु पर जो है टाइम के साथ में कांस्टेंट रहे। अगर टाइम के साथ में वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक गॉसेस लॉ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास गॉसेस लॉ था। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है एक क्यूब है, ये क्यूब है हमारे पास, और इसमें मैंने जो है ए साइड का है, ये क्यूब हमारे पास ए साइड का है, ए भुजा का क्यूब है, घन है। हमने इसमें जो है कोई आवेशित मान लीजिए रोड हमने रख दिया और वो भी सबसे लंबे विकर्ण का निर्देश, ठीक है। कोई भी आपके पास जो है चार, ये मान लीजिए मैंने एक छड़ रख दी, इस तरह से ये छड़ रखी जो इसके जो है सबसे लंबे विकर्ण के अनुदिश प्रवेश कर रही है, बाहर निकल रही है। ये आपके पास ये छड़ मैंने रखी, ठीक है। लैम्डा आपके पास 4 डेंसिटीज पर। तो हमें इस घन से निकलने वाला फ्लक्स, इस क्यूब से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल, सबसे लंबे विकर्ण का निर्देश ये छड़ रखी हुई है। छड़ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, एक समान रूप से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें चार्ज डेंसिटी जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के बराबर है। तो हमें इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स आपको निकालना है, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब। टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, ठीक है। तो अभी जैसा मैंने बताया कि गॉसेस लॉ के अनुसार ये होता है कि उसमें जो भी आवेश है आपके पास, जो भी बन सतह है उसके भीतर जितना भी आवेश आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि कितना विद्युत फ्लक्स आपके आ रहा होगा इसमें। तो सबसे पहले तो आपको उसमें उपस्थित आवेश निकालना होगा कि कितना आवेश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में छड़ की जितनी लंबाई, जो भी रोड के जितनी लेंथ जो है इस क्यूब में आएगी उतना ही जो है इसमें चार्ज आएगा, ठीक है। तो हम इसका पहले, सबसे पहले तो हमें छड़ की लंबाई निकालनी पड़ेगी, जो भी इस घन के भीतर है वो आपके पास आएगी। तो वो हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है ए भुजा और ए भुजा ये है, तो ये वाली अगर हम साइड निकालें तो ये वाली जो, ये वाला जो विकर्ण होगा, ये डायगोनल जो होगा सरफेस के, इस सरफेस पर, वो आपके पास आता है पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट मीन्स अंडर रूट 2a के बराबर, ये आपके पास आएगा, ठीक है। अंडर रूट 2a और a ये भी आपके पास इसके लंबवत होगा। तो यहाँ पर फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब छड़ की जो लंबाई होगी, लेंथ ऑफ रोड इन क्यूब, लेंथ इन रोड, लेंथ ऑफ रोड इन क्यूब, वो हम निकाल सकते हैं। वो होगा अंडर रूट 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये आपके सोल्व करते हैं तो ये होगा अंडर रूट 3a के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो उपस्थित चार्ज आता है Q इन, वो आपके पास इस इतनी लंबाई में जितना भी चार्ज आ रहा होगा इस छड़ में, वो आपके पास इसमें कुल आवेश आएगा। तो Q इन हम निकाल सकते हैं लैम्डा इंटू जो भी
√3 है, क्योंकि लैम्डा आपके पास इकाई लंबाई पर आवेश है, यूनिट लेंथ पर चार्ज है, तो आपके √3 लेंथ पर जो चार्ज आएगा वो आएगा इतना। तो गॉस के नियम के अनुसार हम देखें तो फ्लक्स जो होगा वो आपके पास गॉस के नियम के अनुसार Q∞/ε0, और Q∞ का वैल्यू रख दें तो ये बनता है √3 λA/ε0। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो सीधा सा आपको जो है कुल आवेश निकालना था उसमें कि उसके भीतर कितना आवेश जा रहा है, फिर ऐसे सोल्व करना था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम ले, क्लियर है ये क्वेश्चन। इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि जैसे एक क्यूब आपको दिया हुआ है, ए भुजा का क्यूब है, या पहले एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे ये है मेरे पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरे पास कोई इस तरह से अर्धगोलाकार जो है बंद सतह आपको दी हुई है। ये टोटल बंद सतह r त्रिज्या की है। हेमीस्फेरिकल हमारे पास r रेडियस की एक बॉडी है, इसका रेडियस r है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी है, और विद्युत क्षेत्र आपके पास इस तरह से दिया हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र है मान लीजिए। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इससे हमें जो है, जो इसकी जो कर्व्ड सरफेस है, जो वक्रीय सतह है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। ई ये है आपके पास, तो वक्रीय सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये हमें कैलकुलेट करना है इसका। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है इसके भीतर कोई आवेश नहीं है हमारे पास, ये जो है गाउसियन बंद सतह हुई है या अर्धगोलाकार जो है हेमीस्फेरिकल शेप में बंद सतह हुई, तो इसमें भीतर जो है कोई आवेश नहीं है। टोटल Q∞ 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होना चाहिए गॉस के नियमानुसार, बाय गॉसेस लॉ, वो भी आपके पास कुल फ्लक्स जो है वो भी 0 के बराबर आएगा। ठीक है, कुल फ्लक्स यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखें तो दो सतह हैं इसमें, एक तो आपके पास ये फ्लैट वाली, ये फर्स्ट सरफेस है, और दूसरी जो रहेगी ये वक्रीय सतह रहेगी, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो इन दो सतह हैं हमारे पास, तो जो नेट फ्लक्स आएगा वो 0 के बराबर है, और वो होगा आपके पास φ1 + φ2, या यूं भी लिख सकते हैं कि फ्लैट सरफेस प्लस कर्व्ड सरफेस, वक्रीय सतह से। तो ये टोटल फ्लक्स जो है ये रहेगा। हाँ, तो यहाँ से हम देखें ये 0 के बराबर है, मतलब φ जो कर्व्ड सरफेस से होगा वो बराबर आएगा -φ फ्लैट। समतल सतह से जो भी फ्लक्स गुजरा है उसके ऋणात्मक के बराबर कुल फ्लक्स होगा। अब समतल सतह से फ्लक्स हम निकालें, तो समतल सतह से जो फ्लक्स रहेगा इसमें वो आपके पास इस तरह से यहाँ पर इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, जैसे मैंने बताया था कि बंद सतह से सदैव बाहर की तरफ आता है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है एरिया वेक्टर इस तरफ, और विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ दिया हुआ है। दोनों का जो है बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री के बराबर यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ से जो फ्लैट सतह से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा
5 फ्लैट, वो होगा आपके पास ई ए इंटू कोस 180, और ई ए कोस 180 करते हैं तो आपके ये नेगेटिव में आएगा, कोस 180 का वैल्यू -1, तो ई इंटू ए पाई आर स्क्वायर के बराबर ये नेगेटिव आएगा। तो कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स होना चाहिए यहाँ पर वो होना चाहिए -5 फ्लैट, मतलब जस्ट यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ रखे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब प्लस का ई इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर जो है कुल फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, तो ये कुल फ्लक्स रहेगा इसमें। ठीक है, नेट चार्ज, अगर यहाँ पर नेट चार्ज होता तो फिर टोटल फ्लक्स आपके पास जीरो नहीं आता, कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्लक्स रहता, कुल फ्लक्स फिर उस केस में आप जो है कर्व सरफेस से निकाल रहे होते, तो फिर टोटल फ्लक्स में से फ्लैट सरफेस का जो फ्लक्स है वो आप माइनस करते और इस तरह से टोटल फ्लक्स आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे गॉसियन लॉ अप्लाई करके। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करो जब इसमें एक बिंदु आवेश Q पहला घन के केंद्र पर हो, दूसरा घन की सतह के केंद्र पर, किसी सतह के केंद्र पर, और तीसरा घन के किसी शीर्ष पर। शेष में 3 पोजीशन में हो तो इसमें इस घन से कितना फ्लक्स निकलना है वो हमें निकालना है। इंग्लिश में देखें तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्यूब हमें निकालना है। व्हेन पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए सेंटर ऑफ द क्यूब, on the center of the surface of the cube, any surface of the cube, and third when it is placed on a vertex of a cube. ठीक, ये हमें क्वेश्चन करना है इसमें। तो इस क्वेश्चन को पहला लेते हैं हम, घन के केंद्र पर फ्लक्स, पहला पार्ट। हाँ, तो इसमें पहला पार्ट हमारे क्वेश्चन का घन क्यूब हो गया, ठीक है। उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, एक आवेश रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये सेंटर पे हमारे पास स्मॉल क्यू चार्ज मैंने रख दिया जस्ट सेंटर पे। तो इस यहाँ हम देखें तो इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, हमने लास्ट किया था कि पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो एंटर करेंगी। तो यहाँ पर जो बल रेखा है, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, वो सभी डायरेक्शन में आपके पास आएंगी। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ इस तरह से निकलेंगे। तो इस तरह से आपके रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी फ्लक्स नहीं है जो कि इन सतह से नहीं गुजर के जाएगा।
मतलब जो टोटल जो विद्युत बल रेखा है, जो टोटल जो विद्युत बल रेखा है वो इस सतह, इस घन की सतह से को प्रतिच्छेद करके इंटरसेक्ट करके ही बाहर निकलेगी। मतलब टोटल जो आना चाहिए इसमें बन सतह से क्यूब से फ्लक्स, वो डायरेक्टली हम जो है वैसे ही निकाल सकते हैं गॉस का नियम अप्लाई करके, कि गॉस के नियम से बाय गॉसेस लॉ, क्योंकि पूरा का पूरा जो चार्ज है वो अंदर रखा हुआ है, तो फ्लक्स कहीं से लीकेज नहीं हो रहा है पर्यावरण को। जो भी फ्लक्स आपके पास निकलेगा, विद्युत फ्लक्स जो भी आपके निकलेगा, वो घन की सतहों से टकरा के ही जाएगा। ठीक है, तो वो लीकेज नहीं है, इसलिए आपके जो टोटल फ्लक्स है वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर हम जो बंद सतह घन ले लेते हैं, तो घन से यहाँ पर जो है वैल्यू रखें, क्यू इन की जो वैल्यू है यहाँ पर वो क्यू के बराबर, तो यहाँ पर जो नेट फ्लक्स आता है फाई इक्वल टू वो होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर। ठीक है, तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर कुल फ्लक्स आपके यहाँ रहेगा। अब हम ये भी देख सकते हैं कि जस्ट ये सेंटर पर रखा हुआ है घन के केंद्र पर विद्युत बल रेखाएं जो है, जो मतलब चार्ज आपके पास सेंटर पे है, तो सभी जो इसकी जो भी वॉल्स हैं, सभी दीवार हैं, उनसे बराबर फ्लक्स आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि इस घन से सभी दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में जो है बल रेखाएं निकलेंगी, तो वो बराबर सभी सतहों पर विभाजित होंगी। इसलिए प्रत्येक सतह से जो फ्लक्स होगा वो अभी हम निकाल सकते हैं इसमें, कि ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट है वो बराबर हो गया 6 सतहों से, 6 सतहों से। तो एक सतह से जो फ्लक्स आना चाहिए वो आपके पास होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट, क्योंकि बराबर आपके पास फ्लक्स विभाजित हो रहा है 6 सतहों में, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो टोटल जो एक सतह से आ जाएगा वो 1/6 ऑफ पी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होगा कि घन से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो तो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, और एक सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो आपके पास क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट के बराबर। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारे पास, सेकंड पार्ट, हाँ, तो सेकंड पार्ट में जो हमारे जो चार्ज रखा हुआ है वो है किसी सतह के केंद्र पर, सतह के केंद्र पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं रखता हूँ ये क्यू चार्ज। ठीक है, तो हमें इससे जो है फ्लक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ देखें हम, तो ये यहाँ पर रखा हुआ है, तो इससे जो है बल रेखाएं, जो विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, वो आपके पास इस तरह से गुजर रही होंगी, और ये इस तरह से भी आएंगी। ये हम यहाँ देख सकते हैं कि जो भी सतह है के केंद्र पर जब रखते हैं, तो इससे आधी बल रेखाएं तो घन के अंदर जा रही होंगी, लेकिन आधी बल रेखाएं इस तरफ की जो पार्ट है वो आपके पास बाहर की तरफ आ रहा होगा, वो डायरेक्टली पर्यावरण को लीक कर जाएगा, रिसाव करेगा पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर को। तो उसको भी हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि कुल फ्लक्स हम क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट तभी ले सकते हैं जब कहीं से रिसाव नहीं हो रहा हो, सारा का सारा फ्लक्स जो है उस बंद सतह से गुजर रहा हो। जबकि यहाँ पर लीकेज हो रहा है, तो इसके लिए फिर हम जो है टोटल जो फ्लक्स है वो यहाँ पर अभी क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट नहीं ले सकते, क्योंकि इसके भीतर नहीं है ये आवेश। ठीक है, तो हम इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने जो है ऐसा का ऐसा आइडेंटिकल घन जो है वो यहाँ पर आप जमा दें,
तो इस तरह से आप अरेंज कर दें तो 2 घन हो जाएंगे और ये आपके पास जो है उस केस में यहाँ मिडिल पॉइंट पर आ जाएगा। तब उस केस में जितना फ्लक्स इससे गुजर रहा होगा उतना ही फ्लक्स आपके पास इस वाले घन से गुजर रहा होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 घन से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, तब आपके पास 2 घन हमने ले लिए, तब ये पूरा जो फ्लक्स होगा इन 2 घनों से पैक हो जाएगा। तो 2 घन से फ्लक्स फ्लक्स थ्रू 2 क्यूब, तो वो आपके पास होगा Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q इन का वैल्यू जो है यहाँ पर वो है हमारे पास Q के बराबर। तो 1 घन से जो फ्लक्स आएगा या Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 घन से फ्लक्स वो आपके पास बन जाता है फाई बाई 2 के बराबर। ठीक है, आधा आधा फ्लक्स आपके यहाँ पर विभाजित हो जाएगा दोनों में, तो वो होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ यहाँ पर हम देखिए जैसे मान लीजिए अब एक रूम है हमारे पास, रूम की एक वॉल पर, जैसे मान लीजिए यही रूम है हम, और ये हमारे पास ये वॉल है, इसके सेंटर पे मैं कहीं चार्ज रख दूँ, इस दीवार के केंद्र पर यहाँ पर चार्ज रख दिया जाए, तो वो जो चार्ज है वो इधर आपके पास आधी बल रेखाएं इधर आएंगी तो आधी बल रेखाएं पीछे वाले रूम में जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है जो दीवारों से जो फ्लक्स गुजरेगा वो आपके पास एक समान नहीं गुजरेगा, क्योंकि दीवारें जो है इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होंगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम इस दीवार से जितना फ्लक्स निकलेगा उतना ही फ्लक्स आपके पास इससे भी निकलेगा, जितना फ्लक्स फ्लोर से निकलेगा टोटल फ्लक्स उतना ही सीलिंग से भी उतना ही फ्लक्स जाएगा, लेकिन सामने वाली जो दीवार है उससे कुछ डिफरेंट फ्लक्स जाएगा। तो यहाँ पर जो 4 दीवारें हैं कौन कौन सी, ये ये राइट, ये लेफ्ट, फ्लोर और सीलिंग, इनसे तो बराबर फ्लक्स जाएगा, लेकिन सामने वाली दीवार कुछ ज़्यादा दूरी पर है तो उसका जो फ्लक्स है इससे कुछ डिफरेंस रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो फ्लक्स है वो 4 दीवारों से सेम रहेगा, एक से डिफरेंस आएगा, और इससे जो फ्लक्स होगा वो आपके पास 0 के बराबर आएगा इस वॉल से। अगर मैं यहीं पे अगर कोई चार्ज रख दूं इस वॉल में, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर है वो हम ऐसे लेंगे और इसके में जो बल रेखाएं निकलेंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, वो ऐसे जा रही होंगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका फ्लक्स आपके पास 0 के फ्लक्स जो है वो आपके पास इस तरह से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स लाइंस जो है वो इसके पैरेलल आएगी, इसके पैरेलल, और जो एरिया वेक्टर है वो इस तरह से आएगी। तो एरिया वेक्टर और इसके बीच में जो एंगल है वो आपके पास 90 डिग्री का बनने के कारण फ्लक्स 0 के बराबर रहेगा। बाकी सरफेसेस से हम फ्लक्स इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है 3rd क्वेश्चन इसी का। थर्ड पार्ट है कि जब आप घन के जो है एक वर्टेक्स पर रख दें, जैसे ये है, और इसके हमने जो है इस तरह से यहाँ रख दिया, यहाँ वो चार्ज रख देते हैं Q। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से आपके पास निकलेंगी सभी डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं बाहर भी निकलेंगी, इस तरह से भी आपके पास जाएंगी। क्योंकि किसी भी चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो हमेशा सभी डायरेक्शन में, चारों तरफ जितनी भी संभव दिशाएं हो सकती हैं उसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। तो यहाँ हम देखें तो इस घन से
जो है वो आपके पास कुछ ही फ्लक्स पास हो रहा होगा, बाकी फ्लक्स जो है अभी रिसाव हो रहा है पर्यावरण को। ठीक है, तो टोटल जो फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें जो है इस घन से फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले तो इस आवेश का जो भी फ्लक्स है, जो चार्ज का जो कुल फ्लक्स निकल रहा है वो उसको पैक करना होगा, मतलब किसी बंद सतह में लेना होगा। उसको बंद सतह में लेने के लिए जो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 6 मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस तरह के में जो है क्यूब और अरेंज कर दें। जैसे मान लीजिए मैंने ये जो है मैं जो है 6 घन और लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास है। एक घन, ये दूसरा घन हो गया आपके ऐसा है। ऐसे कैसे 4 घन जो है और ऊपर और रख दें, तब उस केस में ये पैक हो जाएगा बिल्कुल। तो उस केस में आपके पास ये पैक होगा। तो अगर मैं यूँ बनाऊँ इसको तो ये हो गया एक, ऐसा कैसा पीछे भी हम ले सकते हैं। तरह से इस तरफ भी इसी तरह से जो है टोटल 8 घन आपके पास होंगे, जो कि 8 घन अगर मैं बना लेता हूँ इस केस में, तो उस केस में जो है आपसे इससे जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा इस तरह से जो टोटल 8 अगर मैं घन जमाता हूँ तो उस केस में जो भी फ्लक्स होगा वो सारा बंध जाएगा इस 8 घनों की जो सतह होगी उससे टोटल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि इस केस में जो ये आवेश है, जो चार्ज है, इस 8 घनों के जो सतह बनेगी, बाहरी सतह को अगर मैं देखूँ तो उसके जस्ट केंद्र पर ये रहेगा ये आवेश। तो जो भी है, जो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं वो समान रूप से सभी घनों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगी, और वितरित होंगी तो ये हम कह सकते हैं कि 8 घनों से फ्लक्स जो होगा, 8 घन से जो फ्लक्स होगा वो आपके पास गाउस के नियमानुसार देखें तो वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा, या 8 घन से जो फ्लक्स आएगा वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसमें जो कुल आवेश है वो आपके पास क्यू इन के बराबर रहेगा। ठीक है, तो क्यू इन के बराबर, यहाँ पर क्यू इन जो होगा वो क्यू के बराबर है, तो यह 8 घन से फ्लक्स ये आएगा, तो 1 घन से जो फ्लक्स होगा वो आपके क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर रहेगा। तो ये आपके पास होना चाहिए, मतलब इस जो क्यूब हमारा जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर रहेगा इस केस में वो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, अब जो 3 सरफेसेस हैं, 3 जो सतह हैं इस घन में हम देखें तो जैसे मान लीजिए कोई भी रूम है, रूम के कॉर्नर्स पे हम कोई चार्ज रख दें तो 3 सतहों से तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो समानांतर जाएंगी, जो पैरेलल जाएंगी सरफेस के, और वो कौन सी होंगी? वो होंगी आपके पास उस कॉर्नर से गुजरने वाली जो भी 3 सतह हैं। ठीक है, तो उनसे तो जो फ्लक्स रहेगा 0 रहेगा, और बाकी जो 3 हैं वो आपके पास उनसे फ्लक्स जाएगा। ठीक है, तो वो भी अनसिमेट्रिकल रहेगा। तो इस तरह से जो है टोटल आपके पास जो फ्लक्स होगा वो अलग अलग आपके पास वितरित होगा।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए मैंने ये सतह ले ली, कोई भी एक स्क्वायर सरफेस है मेरे पास, ठीक है, ए बाई ए भुजा की है, ए बाई ए साइड की, और इससे a/2 डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं a/2 पर जो है कोई चार्ज को यहाँ मान लूँ, तो इस सतह से गुजरने वाला हमें कुल फ्लक्स निकालना है कि इस सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो आपके पास इस तरह से विद्युत बल रेखाएं जो हैं सभी दिशाओं में समान रूप से निकल रही होंगी, सभी दिशाओं में इस तरह से। ये रहेगी, ठीक है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इस सतह के अतिरिक्त अलावा भी जो फ्लक्स है वो आपके पास रिसाव हो रहा होगा, और भी गुजर रहा है, वो वातावरण में रिसाव हो रहा होगा, वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में उसका रिसाव हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसको फ्लक्स को बाउंड करना है, और ठीक है, फ्लक्स को बाउंड करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसी की ऐसी अगर मैं जो है 5 जो है सतह और यहाँ पर जमा दूँ, तो उस केस में जो है ये घन एकदम केंद्र पर आ जाएगा। ये जो घन नहीं, ये जो आपके आवेश है वो एकदम जस्ट केंद्र पर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देखें तो ये आपके मैंने एक जमा दी, एक ये होगी, एक ये, एक पीछे हो जाएगी, एक आगे, इस तरह से 5 सतह अगर मैं जमा देता हूँ इस तरह की, तो उस केस में जो है 6 सतहों से जो है ये आपके पास टोटल फ्लक्स इसका गुजर रहा होगा, और ये आपके जस्ट मिडिल पॉइंट पर भी होगा, जस्ट केंद्र पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 6 सतहों से जो फ्लक्स होगा उस केस में से फ्लक्स वो होगा Q in by एप्सिलॉन नॉट, और Q in अगर यहाँ पर देखें तो ये अंदर जो भी भाग है वो है आपके पास Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो एक सतह से जो फ्लक्स आएगा, एक सतह से फ्लक्स वो होगा आपके पास Q/6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से सिमेट्री का यूज़ करके हम जो है विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपके पास इसमें फ्लक्स का वैल्यूज। अच्छा, अब फ्लक्स के लिए जो गॉसेस लॉ के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर गॉसेस लॉ। गॉस के नियम के लिए मुख्य बिंदु, तो इसमें यह है कि फर्स्ट जो पॉइंट आता है आपके पास कि गॉस का नियम जो है का यूज़ करके हम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें कोई ना कोई सिमेट्री यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। कोई ना कोई सिमेट्री, सममिति यूज़ करके हम जो है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक, ये गॉस का नियम जो है वो आपके पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई किया जाता है मोस्टली, और
जो भी बंद सतह जो ली जाती है वो बंद सतह गाउसीय सतह इस तरह से ड्रॉ की जाती है। अगर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस तरह से ड्रॉ की जाती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो नियत रहे, साथ ही ई और ए के बीच में जो एंगल है वो भी नियत रहे, मतलब ई इंटू डी ए कोस थीटा, ई भी नियत रख लिया, कोस थीटा नियत रख लिया, तो फिर आपको केवल डी ए का इंटीग्रेशन करना है उस बंद सतह के लिए, इक्वल टू होगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें जो है सिमेट्री का यूज़ करके जो है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं हम इसमें, अभी लेंगे एग्जाम्पल, अभी करेंगे तो वो रहेगा। तीसरी चीज़ कि गाउसीय पृष्ठ जो है, गाउसीय सतह हम बना रहे हैं, कोई भी गाउसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे जिससे कि जिसमें कि हमें जो है बाउंड चार्ज देखना होगा, जो भी कुल आवेश देखना पड़ेगा अगर गाउस का नियम हमें लगाना है। तो गाउसीय सतह को इस प्रकार बनाया जाता है कि कभी भी वो गाउसीय सतह जो है किसी विविक्त आवेश डिस्क्रीट चार्ज से नहीं गुजरनी चाहिए, या यूँ कहें कि कोई पॉइंट चार्ज से नहीं गुजरनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट चार्ज से नहीं गुजरनी चाहिए। पॉइंट चार्ज से क्यों नहीं गुजरनी चाहिए? क्योंकि हमने जो है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता हमने पढ़ी थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था KQ/R², ये था। अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट पर, जहाँ पर जैसे मान लीजिए ये चार्ज मेरे पास रखा हुआ है Q, और यहीं से मैंने जो है गॉसियन सरफेस को गुजरवा दिया, तो चूंकि ये यहाँ से गुजरा है तो R की वैल्यू तो आपके पास हो गई लगभग 0 के बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इस बिंदु पर वो आएगा अनंत के बराबर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इनफाइनाइट के बराबर, और इनफाइनाइट जो है आपके डिफाइंड नहीं किया जाता है, इनफाइनाइट या अनंत इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परिभाषित नहीं होता है। इसलिए आपके जो है इसमें गाउस के नियम, गाउसीय सतह को ड्रॉ करते वक्त हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि जो है ये जो सतह है कभी भी एक विविक्त आवेश से नहीं गुजरनी चाहिए, एक डिस्क्रीट चार्ज से नहीं गुजरनी चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, सभी तरह के बंद सतहों के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाउस का नियम, चाहे वो कैसी भी सतह हो। सतह जरूरी नहीं है कि आपके सिमेट्रिक हो, कोई भी आर्बिट्रेरी शेप की सतह हो, कुछ भी कोई भी सतह हो, उसके लिए हम गाउस का नियम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने नोट्स में भी दिए हैं आपको, वो आप एक बार जस्ट रीड कर लेना। ठीक है, तो ये रहेगा इसमें। अब इसके बाद